हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर 4। हमने प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, तो उसमें हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वल टू इक्वेट कर दे किसी चीज के तो वो इक्वेशन बन जाती है। और वन वेरिएबल में हमने सॉल्व भी करके देखी हुई है 8th क्लास में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब इसमें देखो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब क्यों है एक बार ये और रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि वन वेरिएबल एक ही लेटर है यहाँ पर हमारा x। अब लीनियर है, लीनियर मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 1 है। जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख दूं इसको 3x² + 4 = 0, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन ये भी लीनियर इक्वेशन कैसी है, ये इन वन वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसको सॉल्व करना भी सीख चुके हैं हम 8th क्लास में। कैसे सॉल्व करते थे कि जैसे हमारे पास ये वन वेरिएबल है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन को सेपरेट करते थे। कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करना, फिर कोफिशिएंट्स को सेपरेट करना। हमने वहां पे क्या डिस्कस किया हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है 8th में, कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका बैलेंस बना रहेगा, यानी कि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सेम वैल्यू से बोथ साइड किसी चीज को प्लस करूं या दोनों साइड किसी चीज से को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या किसी दोनों साइड क्या करें किसी सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो हमारे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इनको सॉल्व करना सीखा था। जैसे यहाँ पर 3x के साथ 1 प्लस हो रहा है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या हम कह देते हैं कि दोनों साइड हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 3x हो जाएगा -1। उसके बाद दोनों साइड अगर 3 से डिवाइड कर दे, यानी ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x क्या हो जाएगा, -1/3। तो इस तरीके से हमने ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना सीखा था। अब जो हमारा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स में अगर आ जाए, यानी कि लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1 ही होनी चाहिए, और दो वेरिएबल यानी हमारे पास कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। जैसे मान लो एक x ले लिया एक y ले लिया, तो मान लो x + y = 0, या मान लेते हैं 3x - 4y = 0, या मान लो जैसे 3x - 7y + 4 = 0। तो ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे लीनियर इक्वेशंस के, और इन सब में देखो क्या है, दो वेरिएबल है। जरूरी नहीं है x और y हो, आप ऐसे ले सकते हो p + 2q - 4 = 0। कोई भी बस दो वेरिएबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो दो वेरिएबल p और q है, यहाँ दो वेरिएबल x और y हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स है किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। अब आप इन सब में देखो एक चीज कि दो वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे, कोई भी, जैसे x है, y है, या p है, या q है, उन दोनों वेरिएबल के कुछ भी कोफिशिएंट तो हो सकते हैं ना। मतलब जैसे यहाँ पर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 0 है, तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो जो क्या क्या चीजें किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रहेंगी, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी। मान लो एक वेरिएबल x है और दूसरा y है, इनके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स होंगे। कोफिशिएंट्स को हम a b c से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टेंट्स को। तो मान लेते हैं इसका जो कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट a है, फिर प्लस इसका कोफिशिएंट हम मान लेते हैं कांस्टेंट b है, साथ में कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट भी रहा होगा कोई c। अगर ये पूरा का पूरा जो है वो 0 के इक्वल हो जाए तो इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी क्या बनी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब इसमें देखो दो वेरिएबल्स x और y है, a और b ये कोफिशिएंट है, और ये c क्या है, कांस्टेंट है। तो अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो यही है कि कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे लिख सकते हैं, या जब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसमें दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स क्या है, पहले वाले का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 हो गई, दूसरे वाले का क्या है 2 है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है 4, साथ में साइन क्या है माइनस, तो माइनस का 4। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अभी हम आगे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखते हैं। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस यानी 2 गुना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हमें लेट करने हैं टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब देखो पहले रिकॉल करो, अभी हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है उसकी बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by
प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी इस फॉर्म में हमें एक इक्वेशन बनानी है। अब दो वेरिएबल्स लेने हैं, तो ऐसे जब भी हमारे पास केस आए कि हमें दो वेरिएबल्स में कोई इक्वेशन कोई स्टेटमेंट फॉर्म करनी है, तो आप ये देखो आपको कौन सी दो चीजों के बारे में क्वेश्चन ने बोला है, वही हमारे दो वेरिएबल्स हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो क्या चीजें दी है, कॉस्ट ऑफ, पहले क्या दिया है नोटबुक, फिर क्या दिया है कॉस्ट ऑफ पेन। तो हमारी दो चीजें क्या, एक नोटबुक की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट। तो हम इसी को मान लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, और दूसरा क्या है पेन, तो उसको क्या मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेन हम यहां से क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, टू मल्टीप्लाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिलेशनशिप बनेगा इनके बीच में वो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक क्या है x है, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू है इज है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना। तो जो स्टेटमेंट लिखी होती है ना उसी से इक्वेशन बनाओ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक लिख दिया x, फिर इज यानी है इक्वल टू, फिर क्या ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो गुना, टू मल्टीप्लाई किसके, द कॉस्ट ऑफ पेन, और वो हमने क्या मानी है y। तो x किसके इक्वल हो गया, टू मल्टीप्लाई y के। इसको इक्वेशन में लिखना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, सब एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में ax by और c, यानी x वाली जो टर्म है y वाली, और जो कांस्टेंट अगर कोई है तो वो भी, सब एक ही साइड लिखनी है। पहले तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये x क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई यानी 2y। अब सबको एक ही साइड ले आए तो ये 2y प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y, और यहाँ क्या बचेगा राइट साइड में, जब ये इधर चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0, कांस्टेंट कुछ है नहीं, तो बस यही हमारा बच गया। तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं, x भी है y भी है, और ये हमारी आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन। सो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको देखो हर पार्ट में कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन दी है, उसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसको ऐसे लिखने की बजाय क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था एग्जाम में कि एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी कि एक्सप्रेस करो एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, और फिर उसमें a b और c यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स है, कोफिशिएंट्स है एक्स वाई की, उनकी वैल्यूज भी निकालनी है। तो इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, पहले तो देखो आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखो, सब कुछ क्या है एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि सबको लेफ्ट साइड में करो, फिर उसको किस ऑर्डर में लिखना है, पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली, और फिर कांस्टेंट हमें लिखनी है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं फर्स्ट पार्ट में आप देखो जो ये x वाली टर्म है और y वाली, ये तो इधर ही है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू के इधर है। ये क्या वैल्यू है, 9.35 बार। तो ये मत सोचना डेसिमल का नंबर है, कुछ है बहुत डरावना हो गया, नहीं, बस आपको इसको सिंपल ये करना है, सब कुछ एक ही साइड में लेके आओ। तो आप देखो ये x और y वाली टर्म तो है, इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। अब ये टर्म के आगे क्या है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, ये तो था ही, और ये प्लस का नंबर इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ax, और इक्वल्स टू में इधर क्या बचा, 0 बचा, है ना। तो अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, हमें इसको क्या करना है, अब कंपेयर करना है, और a b और c की वैल्यू लिखनी है। सिर्फ इतना करना है हमें हर पार्ट में। ये जो था इसको भी इधर ले आए, माइनस हो गया, इधर क्या बच गया, 0। तो ये देखो ax by और c इक्वल्स टू में 0। अब इससे इसे हमें कंपेयर करना है, जो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली, कंपेयर करना है, और a b और c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर आप देखो हेयर a क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। b की वैल्यू यानी y का कोफिशिएंट क्या है, 3, और आगे साइन भी क्या है, प्लस है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो सब कुछ प्लस का साइन है, तो अगर कहीं हमें प्लस के बदले कुछ और साइन मिले तो वो उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वो नेगेटिव उसका साइन होगा। तो यहाँ पर तो ये सब प्लस में ही है, तो y भी हमारा क्या हो गया, प्लस का 3 यानी 3 हो गया। एंड हमारा जो c है, यहाँ पर आप देखो c की वैल्यू कांस्टेंट ये है 9.35 बार, लेकिन इसके आगे साइन कैसा है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 बार। तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.35 बार। ठीक है, बस साइन का हमें ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हम हर पार्ट में अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे और फिर a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखो सेकंड पार्ट,
ax by और c, इसमें तो देखो पहले से ही सब कुछ लेफ्ट साइड में ऑलरेडी सब सेम साइड पर है। ये x वाली टर्म पहले लिखी है, फिर y वाली है, फिर ये कांस्टेंट है, तो ये ऑलरेडी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, या डायरेक्टली हम लिख देंगे कि ये जो ax है यानी कि 1 into x, यही हुआ ना इसका मतलब, माइनस y अपॉन 5, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन 5 है इसका कोफिशिएंट, फिर माइनस कांस्टेंट क्या है 10 है, इक्वल्स टू 0। ये 1 डॉट x का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई x, मतलब इसमें जो इसमें आपको कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दी हुई है, हमें बस क्या करना है a b c की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, हेयर a इज x का कोफिशिएंट 1, b क्या है y का कोफिशिएंट देखो माइनस तो है ही, साथ में ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो ये माइनस 1 अपॉन 5 हो जाएगा। एंड c की क्या वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट हमारा क्या है माइनस तो है, और साथ में वैल्यू क्या है 10, माइनस का 10, तो ये हमारी क्या आ गई a b c की वैल्यूज आ गई। इस तरीके से हर पार्ट में हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट आप देखो, इसमें भी देखो ये वाले दोनों तो इधर है इक्वल टू के, एक नंबर उधर है तो उसको भी इधर ले आए। अब ये 6 प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y, ये दोनों तो ऑलरेडी इधर ही थे, ये प्लस का 6 इधर लेकर आना है, तो प्लस से इधर आकर ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा, जब 6 भी इधर चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा खाली 0। तो अब देखो इससे कंपेयर करो, ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से हम a b और c की वैल्यूज को इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी a b c की वैल्यूज देखो क्या क्या हो जाएंगी, a क्या हो जाएगा, पहले x का कोफिशिएंट है, नंबर है 2 और उसका साइन भी है क्या माइनस, तो -2 हो गया। b की वैल्यू यानी y का कोफिशिएंट क्या हो गया 3 प्लस का, और c क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट 6 है, और साथ में साइन क्या है माइनस का। तो ये इससे कंपेयर करके हमारी a b c की वैल्यूज आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखो एक तरफ x है एक तरफ 3y है, पहले तो सब कुछ एक ही साइड लाते हैं, है ना, पहले जब सब कुछ एक ही साइड ले आएंगे तो ये x के साथ में 3y प्लस हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया माइनस, इक्वल्स टू में क्या बच गया 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x वाली टर्म हो गई y वाली होगी, कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट भी तो लिखो इसके साथ। कांस्टेंट क्या होगा, ये x वाली टर्म हो गई, ये y हो गई, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0, तो यहाँ पे प्लस में 0 लिख सकते हैं हम, है ना, प्लस 0 करो तब भी वही आएगा, क्योंकि हमें चाहिए इस फॉर्म में कि a वाली टर्म भी हो, b भी हो और c भी हो, तो ये तीनों हो गई, और इधर तो पहले से ही 0 था, तो अब ये आ गया हमारा देखो x y और c तीनों टर्म्स आ गई, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में हो गया रिप्रेजेंट ये। अब हम कंपेयर कर लेंगे इसको इससे, और हमारे पास जो a b c की वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएंगी। तो अब देखो a क्या होगा x का कोफिशिएंट 1, b क्या हो गया हमारा जो y वाले टर्म का कोफिशिएंट है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, और आगे साइन क्या है माइनस, ठीक है, और c क्या है हमारा, c इज कुछ भी नहीं है 0 है, तो ये हमारी a b c की वैल्यूज आ गई। इस तरीके से हम बाकी के 4 पार्ट्स भी कर सकते हैं, देखते हैं उनको भी। चलो अब फिफ्थ पार्ट देखो, इसमें भी देखो x वाली टर्म है इधर, y वाली तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये y वाली टर्म माइनस की इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, ये 5y इधर आकर प्लस हो गया। अब देखो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, जब कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो क्या लिख दें, साथ में 0 लिख दें, और इधर ये माइनस का 5 ये चला गया तो क्या बचा इस साइड में भी 0 बचा, तो ये हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कंपेयर करके अगेन हम a b c की वैल्यूज को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। पहले a x का कोफिशिएंट 2, b यानी y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन हमें नहीं दिख रहा मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, ठीक है, और लास्ट c कांस्टेंट वहां पर कुछ था ही नहीं बिना वेरिएबल के, तो हमने इसलिए क्या लिख लिया था 0 प्लस में, तो ये आ गई हमारी a b c की वैल्यूज, ठीक है। अब 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में देखो ऑलरेडी सब लेफ्ट साइड में है, लेकिन कुछ मिसिंग है, ये x वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, y वाली टर्म नहीं है, इधर 0 है ही, तो जब y वाली टर्म ही नहीं है मतलब y वाली टर्म के बदले क्या रहा होगा 0 रहा होगा, और ये साथ में कांस्टेंट इधर 0। अब ये 0 रहा होगा लेकिन y तो है ना, तो y में क्या मल्टीप्लाई करे कि 0 हो जाए 0, मतलब ये 0 इंटू y रहा होगा,
क्योंकि अगर इसका कोफिशिएंट y का 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा 0, इसीलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। तो जब कोई टर्म मिसिंग है नहीं, तो आप उसके बदले क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर y वाली टर्म नहीं थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 चाहिए, ax है, c है, y नहीं है, तो इस by को हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, क्योंकि 0 आ जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 इंटू वाई 0 हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, ax प्लस by प्लस c से। इससे जब कंपेयर करेंगे तो x के साथ में क्या है कोफिशिएंट 3 है, y के साथ में क्या है 0 है, तभी तो वो पूरी वैल्यू 0 हुई, और c क्या है हमारा एंड c 2 है प्लस का, साइन भी देखो सबके आगे प्लस है तो प्लस का ही आया। तो ये ABC की वैल्यूज हमारी आ गई। अब लास्ट 7th पार्ट देखते हैं हम। 7th पार्ट में आप देखो सब कुछ इसमें भी क्या है, अगेन देखो सब कुछ लेफ्ट साइड में है, लेकिन क्या मिसिंग है, ये y वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, शुरू में x वाली टर्म नहीं है, और जो टर्म हमें तो तीनों टर्म्स चाहिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो टर्म नहीं है उसके बदले क्या लिख लेंगे 0। तो x वाली टर्म नहीं है, यानी x में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 0, 0 इंटू एक्स, ये जो डॉट नीचे लिखा है ये मतलब क्या है 0 मल्टीप्लाई x है, तो ये इसका x का कोफिशिएंट क्या रहा होगा यहाँ पे 0। तो 0 को x से y से किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा ना, तो ये हमारा क्या हो गया 0 इंटू एक्स हो गई, क्योंकि x वाली टर्म थी ही नहीं। तो आगे क्या बचा हमारा, ये प्लस का y था तो y है खाली ये, और आगे क्या है कांस्टेंट -2। तो अब देखो तीनों टर्म्स आ गई, x वाली भी आ गई, y भी आ गई, कांस्टेंट भी आ गई, तो ax by और c तीनों हमारे आ गए इक्वल्स टू में 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारी, इस फॉर्म में लिख दिया इसको। अब कंपेयर करके यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारे a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तीनों की वैल्यू देखते हैं। पहले a तो था ही नहीं यहाँ पे, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या था 0 था। b यानी y के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है तो 1, और कांस्टेंट क्या है 2, लेकिन उसके आगे साइन क्या है माइनस का, तो c क्या है -2। तो ये आ गई हमारी ABC की वैल्यूज। ऐसे ही लास्ट पार्ट हमारा, लास्ट पार्ट में देखो पहले तो सबको एक साइड लाना पड़ेगा, या तो आप इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसको शिफ्ट ना करके जो कांस्टेंट होता है उसे शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट 5 ये प्लस हो रहा है, तो ये x वाली टर्म के पास जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इधर तो 0 बच गया और ये जाकर के 2x के साथ में माइनस हो गया। अब आप 0 इक्वल्स टू ये लिखो या इसको 0 के इक्वल लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x - 5 इक्वल्स टू 0। बट इसमें भी क्या मिसिंग है, y वाली टर्म मिसिंग है। तो y वाली टर्म मिसिंग है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x, y वाली टर्म नहीं है तो 0 इंटू वाई, और माइनस में क्या हो गया 5 इक्वल्स टू 0। तो एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सीधा क्या करो, हमें ये पता है सब कुछ एक ही साइड पे लिखना है, तो या तो ऐसे लिख लो, या फिर और हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ये 2x इधर प्लस हो रहा था, इसको इधर ला करके क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 5 - 2x इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, पहले x वाली टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट y वाली टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो। तो इसमें पहले x वाली टर्म अगर हम लिखेंगे तो -2x, y वाली टर्म नहीं है तो क्या लिख सकते हैं उसको हम 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, और कांस्टेंट क्या है प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। तो उसको देखो ऊपर वाली भी और ये दोनों जो इक्वेशन है ये हमारी सिमिलर है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये -2 इंटू एक्स, और 0 में तो आप कोई भी प्लस माइनस कुछ भी मल्टीप्लाई करो साइन चेंज होगा ही नहीं, और माइनस का 5 क्या हो गया +y। तो दोनों ही तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से मान लो अगर मेरे को ABC की वैल्यू निकालनी है, अगर आप यहां से निकालोगे तो A 2 हो जाएगा, B 0 हो जाएगा, C हमारा -5 होगा, और यहां से निकालेंगे अगर इससे हम निकालेंगे तो इससे हमारे ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगा -2, B हो जाएगा 0, और C क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारे ABC की वैल्यूज हो जाएंगी। कभी इसमें घबराना नहीं है कि ऐसे जब भी सिचुएशंस हो कि आपके ABC की वैल्यूज क्या रहेंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इस बहुत ही सिंपल सी है, और ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क में कि ABC की वैल्यूज किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में निकलवा लें या स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डिड्यूस करने को आए। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, और इस एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप फुल मार्क्स ले सकते हो इजीली।